नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पर। आज का हमारा टॉपिक है हीट और जो भी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सारी वीडियोस को, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को और जुड़ जाइए मिशन ज्ञान के परिवार से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक यानी कि हीट। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि भाई हीट क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो अपनी होती है कैलोरी। हीट के साथ साथ आपने पढ़ा था टेम्परेचर। अगर किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का जो टेम्परेचर ज़्यादा है यानी कि वो वस्तु गर्म है, टेम्परेचर कम है यानी कि वो वस्तु, वो चीज़ जो है, वो स्थान जो है वो क्या है, अपना ठंडा है। टेम्परेचर जो है उसको अपन ने 3 तरीके से मापा था, डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन में और डिग्री फ़ारेनहाइट में। केल्विन में जो है अपना डिग्री नहीं आता है और केल्विन जो है टेम्परेचर की क्या है, ताप की अपनी एसआई यूनिट है। ये सब हम पढ़ चुके थे। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे चेंज करना है, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करना है, इसके लिए फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ। उस फॉर्मूले से डायरेक्ट जो है आप इसकी जो टेम्परेचर है उसका मान आप चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि भाई ऊष्मा को मापने का जो यंत्र होता है उसे अपन कहते हैं कैलोरीमीटर और ताप मापने का जो यंत्र होता है उसे अपन कहते हैं थर्मोमीटर। 4 तरीके के थर्मोमीटर हमने पढ़े थे। पहला देखा था द्रव लिक्विड तापमापी, दूसरा देखा था चिकित्सीय तापमापी, तीसरा देखा था गैस तापमापी और चौथा था अपना पायरोमीटर, जिससे क्या है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को जो है मापा जाता है। जैसे कि सूर्य का जो पृष्ठ का टेम्परेचर है वो किससे मापा जाता है, अपना पायरोमीटर से। आ गया समझ में। गैस जो अपना तापमापी था उसके अंदर कौन कौन सी 2 गैसें थी, अपनी हाइड्रोजन थी और एक अपनी नाइट्रोजन थी। हाइड्रोजन जो है वो क्या है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को माप सकती है, लेकिन जो नाइट्रोजन जो है वो क्या है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को माप सकती है। उसके बाद चिकित्सीय तापमापी जो क्या था अपना भाई, क्लिनिक में जो यूज होता है उसे अपन कहते हैं चिकित्सीय तापमापी। और जो अपन ने लास्ट देखा था वो था अपना द्रव तापमापी, जिसे अपन कहते हैं लिक्विड थर्मोमीटर। उसके अंदर कौन कौन से लिक्विड भरे होते हैं अपने, एक होता है अल्कोहल और या फिर मरकरी। मरकरी जो है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को जो है माप सकता है, लेकिन उससे कम जो टेम्परेचर है उसको कौन मापता है, फिर अल्कोहल जो है उस तापमापी के अंदर भरा रहता है, क्योंकि अल्कोहल जो क्या है -115 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को जो है वो मापता है। आगे समझ में। ये अपन पढ़ चुके हैं लास्ट की क्लास में। आज अपन देखने वाले हैं कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंसेस हैं, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में वो कैसे परिवर्तित हो रहा है और उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं। तो ये सब पढ़ने वाले हैं हम आज की क्लास में। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं ऊष्माधारिता कि भाई ये क्या चीज होती है। तो ये होता है कि किसी भी पदार्थ की का ताप अगर अपन 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से के लिए आवश्यक जो अपने को ऊष्मा है वो अपनी क्या होती है, ऊष्माधारिता। और इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा कैलोरी प्रति केल्विन। इसमें कुछ आपको याद नहीं रखना है, बस इसकी डेफिनेशन जो है आप याद रख लीजिए और इसका जो मात्रक है वो आपको याद रखना है। सबसे मेन अपना आता है कि भैया पदार्थ की जो है कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो जैसे कि हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। या तो वो होगा ठोस के रूप में, या वो होगा द्रव के रूप में, या वो होगा गैस के रूप में। ठोस को अपन क्या कहते हैं, सॉलिड। द्रव को अपन क्या कहते हैं, लिक्विड। और गैस को अपन क्या कहते हैं, गैस ही कहते हैं भाई। तो बस ये 3 जो अवस्थाएं हैं इसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। और एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जब परिवर्तन हो रहा है तो उसे अपन क्या कहते हैं। तो देखो, अगर कोई भी पदार्थ ठोस है, जैसे कि मान लो बर्फ है, वो किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है। जब अपन उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देते हैं तो वो पानी बन जाता है। तो ठोस से क्या बना, अपना पानी बना। तो ठोस से जब लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो उसे अपन कहते हैं गलन।
क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। कि भाई सॉलिड से किस में चेंज हो गया? लिक्विड में। ठोस से आ गया द्रव में, यानी कि जो बर्फ है वो बन गई अपनी पानी। लेकिन जब अपन पानी को फिर फ्रीज में रख देते हैं तो वापस उससे क्या बन जाती है? आइस बन जाती है, बर्फ बन जाती है। तो द्रव से ठोस में चेंज होने को अपन कहते हैं संगलन। क्या कहते हैं? संगलन। अब देखो भाई, अपन कहते हैं कि भाई भार मात्रा के जो ये अपनी बर्फ है वो क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पे अपनी आइस जो है वो पिघल रही है, गलित हो रही है, उस पॉइंट को अपन कहते हैं गलनांक बिंदु। क्या कहेंगे? गलनांक बिंदु, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। ये आप लोग लिख लो, ये फ्लो चार्ट जो है एक बार बना लो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है एक बार में क्लियर हो जाए। तो इसको क्या कहेंगे? जब ठोस से अपना लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको अपन कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। और बर्फ का जो गलनांक बिंदु है, मैं आपको कल की क्लास में बता चुकी हूँ, तो जल्दी से बता दो कि बर्फ का गलनांक बिंदु अपना क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और केल्विन में क्या था? 273 केल्विन। और फ़ारेनहाइट में क्या था? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है क्या है? अपना बर्फ का गलनांक बिंदु है। यानी कि अपन ने देखा था तीनों टेम्परेचर में सबसे न्यूनतम मान जो था वो अपना क्या था? गलनांक था। तो ये हो गया अपन ठोस से द्रव में चेंज हो गया, यानी कि गलन हो रहा है, द्रव से ठोस में हो रहा है तो उसको संगलन कह रहे हैं। और जिस पॉइंट पे हो रहा है उसको अपन कहते हैं गलनांक बिंदु, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो भाई, सेकंड अपना आता है कि द्रव जो है वो गैस में चेंज हो रहा है, यानी कि लिक्विड से अपने क्या बन रही है? वाष्प बन रही है, गैस बन रही है, तो उसको अपन कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं उसको अपन? उसको कहते हैं वाष्पन। क्या कहेंगे? वाष्पन। और इंग्लिश में इसको अपन कहते हैं वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। यानी कि जो लिक्विड है, द्रव है, वो किस में चेंज हो रहा है? वाष्प में चेंज हो रहा है, तो इसे अपन कहेंगे वेपोराइजेशन। आ गया समझ में? और अगर गैस से द्रव बन रहा है वापस, जैसे आपने देखा होगा कि अपन पानी गर्म करते हैं, उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं, तो ठंडा होने पे जो अपनी पहले भाप बनी थी वो ऐसे परतें जो है प्लेट के नीचे पानी की कुछ कुछ बूंदें आ जाती हैं। तो गैस से फिर से किस में चेंज हो रहा है? द्रव में चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? द्रव में चेंज हो रहा है, जिसे अपन कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? जिसे अपन संघनन। किससे किस में चेंज हो रहा है? गैस से अगर द्रव में चेंज हो रहा है तो उसे अपन कहते हैं संघनन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। आगे समझ में? गैस से किस में चेंज हो गया? द्रव में चेंज हो गया, जिसे अपन ने क्या कहा? संघनन। और द्रव से गैस में चेंज हो रहा है तो उसे अपन ने क्या कहा इधर? वाष्पन, यानी कि वेपोराइजेशन। अब भाई इसमें एक और चीज अपन ने पढ़ी थी जिसको अपन ने कहा था बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको ध्यान हो कल तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्वथन क्या होता है? तो देखो, क्वथन होता है कि भाई कोई भी चीज जो है, कोई भी पानी जो है, लिक्विड, वो उबल रहा है किसी टेम्परेचर पे, तो उसको अपन कहते हैं क्वथन। और जिस टेम्परेचर पे वो द्रव जो है उबल रहा है उसे अपन कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक बिंदु। क्या कहेंगे? क्वथनांक बिंदु। याद है आपको कि भाई जो अपना लिक्विड है वो द्रव जो है उबलने लग रहा है तो उसको अपन कहेंगे क्वथनांक बिंदु। और पानी का जो क्वथनांक बिंदु होता है वो क्या होता है? जल्दी से बता दो। तो सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू थी अपनी टेम्परेचर में वो थी अपनी बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और बताइए केल्विन में 373 केल्विन। और फ़ारेनहाइट में कितनी हो जाएगी अपनी? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है क्या अपना हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। आ गया भाई समझ में? तो अब बता दो, ठोस से द्रव में चेंज हुआ यानी कि गलन, द्रव से गैस में चेंज हुआ यानी कि वाष्पन, जिसे अपन ने कहा वेपोराइजेशन, और गैस से द्रव में चेंज हुआ उसे अपन ने कहा संघनन यानी कि कंडेंसेशन। ये चीज आपको समझ में आ गई। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि भाई
अपनी कुछ जो ठोस चीजें हैं, सॉलिड जो चीजें हैं, डायरेक्ट किस में चेंज हो जाती हैं? कई बार जो ठोस वाली वस्तुएं हैं डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है। किस में? डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है, जिसे अपन कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। दोनों जो है आपको लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ, इंग्लिश में, हिंदी में। आप अपनी नोटबुक में जो है इसको लिख सकते हैं कि ठोस से सीधे गैस में बदलना। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लो, कपूर है, उसको आप खुले में रख दो तो वो जो है उड़ जाएगा, गैस बन के उड़ जाएगा, आपको लिक्विड में वो चेंज नहीं होगा, ठोस से सीधे गैस में चेंज हो जाएगा। तो उसे अपन कहते हैं ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। और अगर गैस से ठोस में चेंज हो रहा है, किससे? गैस से ठोस में चेंज हो रहा है, तो उसे अपन कहते हैं रिवर्स सब्लिमेशन। क्या कहेंगे? रिवर्स सब्लिमेशन। आ गया समझ में भाई कि भाई क्या क्या चीज होती है? अपना गलन हो गया, वाष्पन हो गया, क्वथन क्वथनांक हो गया, और अपना क्या हो गया? संघनन हो गया, और ऊर्ध्वपातन हो गया। ये होती है, वो क्या होती है? पदार्थ की अवस्थाएं हैं पहले 3, और एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जो है कैसे परिवर्तन हो रहा है वो हो गया। आ गया समझ में? देखो इधर भाई, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, गलन और संगलन, ठोस का द्रव में बदलना। अपन ने पढ़ ही लिया कि भाई जो ठोस है वो किस में चेंज हो रहा है? द्रव में चेंज हो रहा है, जैसे बर्फ का पानी बनना। और द्रव से ठोस में बदलना यानी कि अपना क्या हो गया कि पानी से जो है क्या बन गई? अपनी पानी से बन गई बर्फ। तो इसको अपन कहते हैं गलन, और इसको अपन कहते हैं संगलन। अब एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि जिस पे जो अपना ठोस है यानी कि बर्फ है, और जो अपना द्रव है उसका जो एक साम्य अवस्था में होती है, ये दोनों अवस्थाएं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जब तक आपकी आइस मेल्ट नहीं होगी, जब तक उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा कि भाई उनके अणु जो है दूर दूर नहीं हो जाए, तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है भाई, एक ऐसी अवस्था आती है ताप की जिसमें उसकी दोनों जो अवस्थाएं हैं यानी कि ठोस अवस्था और द्रव अवस्था एक दूसरे के सामने होती हैं, तो उसे अपन कहते हैं प्रसामान्य गलनांक। देखो इधर पहले गलन और संगलन देख लिया आपने, ठोस का द्रव में बदलना और द्रव का ठोस में बदलना आ गया। गलनांक क्या हो गया? अपना मेल्टिंग पॉइंट, जिस ताप पे जो है अपनी बर्फ जो है लिक्विड में चेंज हो रही है, इनकी सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है, तो उसे अपन ने कहा गलनांक। और जिस बिंदु पे हो रहा है उसे अपन ने कहा मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बिंदु। प्रसामान्य गलनांक मैंने आपको बता दिया कि मानक वायुमंडलीय दाब, मानक वायुमंडलीय दाब मतलब 180 m, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी पदार्थ का गलनांक जो है वो क्या हो गया? अपना प्रसामान्य गलनांक। क्या हो गया? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है अपना पदार्थ का गलनांक प्रसामान्य गलनांक कहलाता है। और गलनांक जो है पदार्थ का नेचर कैसा है और उस पे कितना प्रेशर लग रहा है उस पे डिपेंड करता है। और बर्फ का गलनांक बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट जो सबसे लीस्ट वैल्यू न्यूनतम मान जो है टेम्परेचर्स में वो उसका गलनांक हो गया, गलनांक बिंदु हो गया। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और 273 केल्विन हो गया और 32 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट हो गया। कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आ गया समझ में? ये था अपना गलन और संगलन। नेक्स्ट अपना आता है क्वथन क्वथनांक कि भाई जिस स्थिर ताप पे जो है द्रव अपना वो उबलने लगता है, क्या है? द्रव उबलने लगता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? क्वथनांक यानी कि क्वथन कहते हैं। और उस पॉइंट को क्या कहते हैं? जिस पॉइंट पे द्रव अपना उबलने लगता है उसे अपन कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक बिंदु। अब जैसे भाई पानी का जो क्वथनांक बिंदु है वो कितना होता है? तो सबसे हाई टेम्परेचर अपन को ले लेना था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 373 केल्विन और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये अपना क्या था? पानी का क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या हो गया? ये हो गया। अब देखो दाब में कमी हो गई तो क्वथनांक जो है वो भी कम हो जाएगा। अगर प्रेशर नहीं लग रहा है तो कैसे जो है
कोई चीज उबलेगी, तो दाब में कमी, क्वथनांक में कमी। और अगर मान लो एक एग्जाम्पल ले लो, एक सिंपल पानी है, उसको गर्म करो और एक पानी के अंदर 2-3 चम्मच चीनी डाल के गर्म करो, तो आप देखना कि कौन सा पानी पहले उबलेगा। तो जो अपना सिंपल पानी है, नॉर्मल पानी, वो पहले उबलेगा एज कंपेयर जो अपना ये चाशनी वाला पानी है उससे पहले अपना नॉर्मल पानी उबल जाएगा। तो इसका क्या मतलब निकला कि पानी में कोई भी अपन अशुद्धि डाल देंगे तो वो बाद में जो है उबलेगी, पहले नॉर्मल पानी जो है वो उबलेगा। आ गया समझ में? तो ये हो गया अपना क्वथन और क्वथनांक। फिर अपन ने पढ़ा था प्रसामान्य क्वथनांक में क्या लिखना है, बस जो अपना वायुमंडलीय दाब है उस पे कोई भी जो द्रव है वो उबल रहा है, उसको अपन कह देंगे प्रसामान्य क्वथनांक। आ गया समझ में? नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था गलना, वाष्पन। क्या पढ़ा था? वाष्पन, जिसे अपन ने क्या कहा था, वेपोराइजेशन। वाष्पन में क्या होगा, द्रव जो है वाष्प में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, उसे अपन ने कहा वाष्पन, वेपोराइजेशन। और गैस से वापस जो है द्रव में आ जा रहा है, गैस से जो है वापस द्रव में आ जा रहा है, तो उसे अपन ने क्या कहा था, संघनन। क्या कहा था? संघनन, यानी कि कंडेंसेशन। क्या कहा? कंडेंसेशन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बादल बनना। ठीक है, तो उससे क्या आ जाएगा कि भाई गैस से जो है द्रव में बदल रहा है, उसे अपन कहते हैं संघनन। देखो, द्रव से वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हो गए, क्षेत्रफल, एरिया बढ़ा दिया तो भाई वाष्पन जो है वो बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ाने पर वाष्पन, जितना ज्यादा आप हीट उसको दोगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर उसको दोगे, तो जो द्रव है उतनी जल्दी गैस में चेंज हो जाएगा। तो तापमान बढ़ने से जो है क्या है, अपना वाष्पन भी बढ़ेगा। आर्द्रता में कमी पर बढ़ता है। आपने देखा होगा कि कई मौसम ऐसा होता है कि ह्यूमिडिटी सी हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर, तो जब वो कम होती है तो वाष्पन जो है तेजी से होता है, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी अपनी ज्यादा है तो वाष्पन जो है बहुत धीरे धीरे होगा। वायु गति में वृद्धि से अपना जो वाष्पन है, वेपोराइजेशन है, वो बढ़ता है। ऊर्ध्वपातन, इसमें अपन ने देख लिया कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है अपना, कि कोई भी ठोस अवस्था है, कोई भी सॉलिड फॉर्म में डायरेक्ट गैस में चेंज हो रही है, तो उसे अपन ने कहा ऊर्ध्वपातन, यानी कि उसमें पहले लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्ट ठोस है, वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। यानी कि कपूर की गोलियां हो गई, नैफ्थलीन की गोलियां हो गई, अपना अमोनियम क्लोराइड जो है, ये सब क्या है, इनको आप खुली हवा में छोड़ दो, ये सब उड़ जाएंगे। तो ये जो अपना सॉलिड है डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है, उसको अपन ने कहा ऊर्ध्वपातन, यानी कि सब्लिमेशन। क्या कहा? इसको अपन ने कहा सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। देखो, कुछ पदार्थ गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में चेंज हो जा रहे हैं, उन्हें अपन ने कहा ऊर्ध्वपातन, यानी कि कपूर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अपन कहते हैं शुष्क बर्फ। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नौसादर, आयोडीन, नैफ्थलीन की गोलियां, अमोनियम क्लोराइड, ये जो है इसके बेस्ट एग्जाम्पल है ऊर्ध्वपातन के। आ गया समझ में? नेक्स्ट अपना आ गया संघनन, जिसे अपन ने क्या कहा था, कंडेंसेशन कहा था, कि भाई जो गैस है वो किस में चेंज हो रहा है, द्रव में चेंज हो रहा है, उसे अपन ने कह दिया संघनन। और ये सारी जो अवस्था परिवर्तन है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप आपको बढ़िया से ये जो है अवस्था परिवर्तन समझ में आ गया होगा कि किसको जो है मेल्टिंग कहते हैं, किसको बॉइलिंग कहते हैं, यानी कि गलन किसको कहते हैं, क्वथन किसको कहते हैं, वाष्पन किसको कहते हैं, ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं, संघनन किसको कहते हैं। आगे कि नहीं आगे समझ में भाई? अपना गैस से सीधा द्रव बन गया, गैस से द्रव में चेंज हुआ, तो उसको अपन ने कहा संघनन। ये होती है अपन की पदार्थ की अवस्थाएं और उनमें परिवर्तन। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भाई विशिष्ट ऊष्मा, इसको अपन कहते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। अब भाई स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो 1 किलोग्राम, अगर अपन ने यहाँ पे किलोग्राम लिया है तो इधर अपना मात्रक में आ जाएगा किलोग्राम। अगर अपन इधर मोलर ले लेंगे तो अपन इसको मोलर की तरह डिफाइन करेंगे। तो देखो, अगर अपन 1 किलोग्राम, पहले अपन 1 किलोग्राम वाली पोजीशन लेके चलते हैं कि भाई 1 किलोग्राम
पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उसकी क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T, जहां पे m क्या है, अपना द्रव्यमान है, क्या है, अपना द्रव्यमान है। Q क्या है, बाहर से जो अपन ऊष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, उसे अपन कहते हैं Q। और C क्या है अपनी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा है। और T क्या है, जो उसका ताप में परिवर्तन हो रहा है, उसको अपन कहते हैं डेल्टा T। तो अपन जब अपन C को इधर लाएंगे तो ये अपना फॉर्मूला आ जाएगा Q अपॉन m डेल्टा T। अब देखो भाई, इसका मात्रक किस तरीके से आया, तो अपन को पता है कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, अपना किलोग्राम लिया है इधर अपन ने। अगर अपन इधर मोलर लेते तो इधर मोलर आएगा, ग्राम लेते तो ग्राम आएगा। तो देखो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, अपनी किलोग्राम द्रव्यमान की। और जो अपना टेम्परेचर है उसकी अपनी एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो इसका जो आ गया फॉर्मूला अपना क्या आ गया, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। ये हो गई अपनी विशिष्ट ऊष्मा। अब अगर अपन ने ले लिया मोलर विशिष्ट ऊष्मा, क्या लिया, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो देखो यदि ऊष्मा स्थानांतरण के समय गैस का दाब नियत रखा जाए तो इस नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा जो है अपनी क्या होगी, Cp। और अगर आयतन, क्योंकि P से क्या बनाया अपन ने, प्रेशर, क्या बनाया, प्रेशर। अगर आयतन नियत रखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, Cv, यानी कि V से अपन का बन गया वॉल्यूम। आगे समझ में नहीं आया भाई, इधर जो अपनी विशिष्ट ऊष्मा थी इसमें अपन ने किलोग्राम लिया, मोलर विशिष्ट ऊष्मा के अंदर अपन को कुछ नहीं करना, 1 मोल लेना है। इधर 1 किलोग्राम लिया और उधर क्या लेंगे, 1 मोल लेंगे। अगर उसके जो दाब है उस पे जो ऊष्मा है उसको अपन कहेंगे मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cp। और अगर आयतन नियत रख रहे हैं तो आयतन वाली विशिष्ट ऊष्मा को कहेंगे अपन Cv। आगे समझ में, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। अब विशिष्ट ऊष्मा के बाद अपन देखते हैं कि भाई गुप्त ऊष्मा क्या होती है। गुप्त ऊष्मा को अपन कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट या फिर हिडन हीट। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट या फिर हिडन हीट। इसको एक एग्जाम्पल से बढ़िया से अपन समझते हैं। तो देखो जैसे मान लो कि मैंने कोई एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर में आइस क्यूब ले लिए बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारी जो है बर्फ ले ली एक बीकर के अंदर, ठीक है, इस तरीके से उसमें अपन मैंने लगा दिया ये थर्मोमीटर। ये क्या है, अपना थर्मोमीटर, ठीक है, तापमापी है। अब अपन मैंने इसको बाहर से दी भाई हीट, क्या दी अपन ने, इसको बाहर से दी ऊष्मा, ऊष्मा दे दी, इसको हीट दे दी। अब इसमें क्या होगा, जब इसको ऊष्मा देंगे तो ये जो इसका टेम्परेचर है, इस बर्फ का जो टेम्परेचर है तब तक नहीं बदलेगा कि भाई जब तक ये जो अणु है वो सेपरेट नहीं हो जाए। तो ये जो ऊष्मा दे रहे हैं वो खा जा रही है भाई, कि भाई ऊष्मा तो मिल रही है, टेम्परेचर मिल रहा है, तो फिर ये कैसे नहीं चेंज हो रहा है टेम्परेचर, इसका हीट मिलने पे टेम्परेचर चेंज तो होना चाहिए, ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है। तो क्या होता है कि जब अपन इसको ऊष्मा देते हैं तो ये जो ऊष्मा है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में चली जाती है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे से बिल्कुल एक इस तरीके से बंधे हुए हैं। तो ये जो ऊष्मा है जब ये मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े सेपरेट होने लगते हैं तो ये जो ऊष्मा है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके छुप जाती है, इसके बीच में चली जाती है, इसीलिए इसको अपन कहते हैं हिडन हीट या फिर लेटेंट हीट। तो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा कि भाई जब तक ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाए, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस पॉइंट पे ये जो बर्फ है वो किस में चेंज हो जाएगी, अपनी लिक्विड में चेंज होगी, और जो टेम्परेचर है वो उसका चेंज होने लगेगा। तो आगे समझ में आपको भाई कि भाई लेटेंट हीट क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है कि स्थिर ताप पर 1 किलोग्राम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को अपन ने क्या कहा, गुप्त ऊष्मा कह देंगे, लेटेंट हीट कह देंगे, हिडन हीट कह देंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू ml। यहाँ पे Q क्या है, जो अपन ने ऊष्मा प्रोवाइड की है उसे कहेंगे,
m क्या है अपना द्रव्यमान और l अपना क्या हो गया लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा हो गई। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू क्यू एम, इसको Q को इधर ले आओ तो Q अपन M हो जाएगा। Q का मात्रक होता है अपना ऊष्मा का जूल SI यूनिट और अपना जो M है द्रव्यमान उसका मात्रक होता है अपना किलोग्राम। तो अपना क्या हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम जो है किसका मात्रक हो गया अपना लेटेंट हीट का यानी कि गुप्त ऊष्मा का। गुप्त ऊष्मा समझ में आया कि क्या होता है भाई? गुप्त ऊष्मा होती है कि अपन जब किसी भी सॉलिड जो है उसको अपन जैसे हीट दी तो वो जो ऊष्मा है उन अणुओं के बीच में जाके छुप जाती है, तो उसे अपन कहते हैं गुप्त ऊष्मा। आ गया समझ में ये वाला कॉन्सेप्ट? अब देखो भाई गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो वायुमंडलीय दाब यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm तथा स्थिर ताप पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा। गलन है तो भाई गलन में तो क्या होता है ठोस से द्रव में बदलेगा, तो उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा क्या होगी अपनी गलन की गुप्त ऊष्मा। तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है अपनी 80 कैलोरी पर ग्राम। क्या होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, याद रहेगी। ऐसी गलन की तरह अपन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन में क्या होगा द्रव से गैस में बदलेगा। तो देखो स्थिर ताप और दाब पर उबलते द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हो गई और पानी की गुप्त ऊष्मा होती है अपनी 540 कैलोरी पर ग्राम। क्या होगी 540 कैलोरी पर ग्राम। ये आपको समझ में आ गया होगा विशिष्ट ऊष्मा क्या है, गुप्त ऊष्मा अपनी क्या है। अब एक चीज अपन देखते हैं इसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि ऊष्मीय मान। क्या है ऊष्मीय मान। अब भाई ये क्या चीज है कैलोरीफिक वैल्यू? तो मान लो कि कोई ईंधन है, कोई भी पदार्थ है, उसको अपन ने जलाया तो उससे जो प्राप्त ऊष्मा है उसको अपन कहेंगे उस पदार्थ की कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि ऊष्मीय मान। किसी पदार्थ को जलाने पे या फिर कितनी जो अपनी को ऊष्मा मिल रही है उससे अपन कह देंगे कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि ऊष्मीय मान। अब भाई जिस ईंधन को जलाने पे ज्यादा ऊष्मा मिलेगी यानी कि जो ईंधन बढ़िया है तो वो ज्यादा ऊष्मा देगा। तो अगर क्वालिटी बढ़िया है किसी भी ईंधन की तो उसका ऊष्मीय मान भी बढ़िया होगा। कि भाई क्वालिटी अच्छी है, किसी भी ईंधन की क्वालिटी अच्छी है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है यानी कि ऊष्मीय मान है वो भी अच्छा होगा। कोई भी ईंधन बढ़िया है तो ज्यादा बढ़िया ऊष्मा देगा, कोई ईंधन घटिया है तो कम ऊष्मा देगा। सीधी सी बात है ये तो अपने जो काऊ डंक या गोबर के उपले बनाए जाते हैं उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है, लेकिन हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, पहले तो अपने गोबर के उपले की, गोबर उपले की जिसे अपन काऊ डंक कहते हैं, गोबर उपले की जो अपनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 6000 से 8000 जो है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है यानी कि ऊष्मीय मान ये होता है हाइड्रोजन की। किसकी? हाइड्रोजन की। कितनी होती है भाई इसकी सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी 1,50,000। 1,50,000 कितनी होगी हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है और सबसे कम किसकी होती है काऊ डंक की यानी कि गोबर के उपलों की। आगे समझ में। तो आज का टॉपिक हम यही एंड करते हैं, दोबारा मिलेंगे दूसरी क्लास में। आज सबसे पहले क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठोस से द्रव में चेंज हो रहा है तो उसको अपन ने क्या कहा? गलन। और जिस पॉइंट पे चेंज हो रहा है उसको अपन ने कहा गलनांक बिंदु यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। द्रव से किस में गया? गैस में गया, उसको अपन ने कहा वाष्पन, वेपोराइजेशन। क्वथन पढ़ा कि भाई जिस पे द्रव उबलने लगता है उसे अपन कहते हैं क्वथन, और जिस पॉइंट पे उबलेगा उसको क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 373 केल्विन और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो अपना बर्फ है उसका गलनांक बिंदु क्या था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब द्रव से अपना किस में बदला था? एक गैस में। गैस से दोबारा द्रव में बदला तो उसको अपन ने क्या कहा? संघनन, जिसे अपन ने कहा कंडेंसेशन।
और अगर अपना ठोस से सीधे गैस में बदल रहा है तो उसको अपन ने कहा ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। जैसे कपूर, नेफ्थलीन और जो अपना अमोनियम क्लोराइड, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ, तो उसको अपन ने क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अपन कहते हैं शुष्क बर्फ। तो ये था अपना पदार्थ की अवस्थाएं और उनमें परिवर्तन। उसके बाद अपन ने देखा विशिष्ट ऊष्मा, जो कि क्या थी अपनी 1 किलोग्राम पदार्थ को एक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उपयुक्त ऊष्मा जो है, रिक्वायर्ड ऊष्मा जो है, उसको अपन ने कहा विशिष्ट ऊष्मा। और गुप्त ऊष्मा यानी कि गुप्त ऊष्मा में क्या हो गया कि वो जो अपनी ऊष्मा जो अपन ने दी वो उसके अणुओं के बीच में जाके छुप गई, उसे अपन ने कहा हिडन हीट या फिर लेटेंट हीट। आ गया समझ में कि Q बराबर ml, Q था जो अपन ने हीट दी उसको कहा, m क्या था द्रव्यमान और L क्या था अपना लेटेंट हीट। आ गया समझ में। तो ये सब अपन ने पढ़ा। कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि ऊष्मीय मान, कोई ईंधन कितना बढ़िया है, कितनी ऊष्मा दे रहा है, वो अपना हुआ ऊष्मीय मान। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक ये पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस बढ़िया करते रहिए और मिलते रहिए इसी तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।